आज के इस वीडियो में हमें 12 का पाठ जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझेंगे। और आज हम इस पाठ के 2 पॉइंट समझेंगे। एक तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा जो कि यहाँ 12.1 में दिया गया है, और दूसरा हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, दूसरे पॉइंट में है। इस पाठ को कुल 6 भागों में बांटा गया है, यानी कि पाठ में कुल 6 टॉपिक हैं, और ये पाठ बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का ही इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये 6 पॉइंट एक एक अपन पढ़ेंगे। आज हम 2 पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो 4 पॉइंट है उनको रोज एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे। और इस पाठ में से 6 नंबर के क्वेश्चन अपन को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं, इसलिए हमें इस पाठ को बड़े ठीक तरीके से याद करना है, समझना है। और जब पाठ पूरा होता है उसके बाद में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदु है, उनको समझेंगे। और उसके बाद में हम जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न उत्तर है, उनको भी समझेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि संसाधन क्या है और प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। तो शुरू में ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये कोई खास नहीं है, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य। ठीक है, तो पहले अपन ये समझेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन जो है, फिर उसमें प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, तात्पर्य का मतलब होता है उसकी परिभाषा या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन का मतलब क्या है। ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। पहले हम संसाधन की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं वो समझेंगे। देखिएगा, ये आप जो बातें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो आपको अंडरलाइन कर लेनी है। और चाहे तो आप इनके नोट्स बना सकते हो, अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो इनको। तो ये तो हेडिंग हो गई इसकी, प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य। ठीक है, उसमें आपको यह समझना है कि मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। मनुष्य यानी कि हम लोग, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रूप से, सीधे तौर पे अपन किसी वस्तु को काम में लेते हैं, या अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष को अपन परोक्ष भी कहते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट रूप से अपन जो संसाधन है, जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं, ठीक है, वो ही संसाधन कहलाती हैं। ठीक, अब देखो आगे, जैसा कि इसमें प्राकृतिक संसाधन क्या है उसकी परिभाषा आगे है। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम हवा काम में लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं, हमारा शरीर वायु में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। वैसे तो वायुमंडल में सारी ही गैसें मौजूद हैं, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। और हमें यहाँ अपने सांस लेने में जो ऑक्सीजन गैस है वो श्वसन क्रिया में काम आती है। तो एक प्रकार से ये अपने लिए संसाधन है। तो वायु भी हमारे लिए संसाधन का काम करती है, और ये प्रकृति में अपने आप बनी है, स्वतः बनी है, प्रकृति ने इसको खुद को बनाया है, तो ये नेचुरल कहलाएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। पानी है, जैसे पानी, जल जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, और अपन इसको सीधा काम में लेते हैं पीने के रूप में, तो बिना बदलाव की हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु है, जल है, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे संसाधन क्या है, यानी कि मनुष्य के लिए जो काम में आने वाली वस्तुएं जो हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से काम में आए, वो हमारे लिए संसाधन है। अब देखिए, इस संसाधन के जो प्रकार हैं उनको 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार से समझेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में, यहां तो लिखा है 3 भागों में बांटा गया है, चौथा भाग अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन 3 भागों के बारे में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 3 मोटे भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो तो है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, आप यहाँ नंबरिंग लगा सकते हो, नंबर 2 लिख सकते हो यहाँ पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 3 है भंडारण या वितरण के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ इसको 3 भागों में बांटा है। चौथा प्रकार जो है वो अपन इसके लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अपन तीनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं प्रयोग के आधार पर।
तो हेडिंग क्या है? नंबर 1 की हेडिंग, पहली हेडिंग ये है, विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 स्तरों में बांटा गया है। यानी कि विकास के आधार पर, विकास एवं प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको पढ़ना है, समझना है। एग्जाम में आ सकता है कि विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को समझाइए। तो 2 भाग है, और 2 भाग कौन कौन से, अपन प्रत्येक के बारे में यहाँ समझेंगे। पहला जो प्रकार है वो तो है वास्तविक संसाधन, और दूसरा जो प्रकार है वो है संभाव्य संसाधन। वास्तविक का संसाधन का मतलब है जो वास्तव में हमें पता है, जो मालूम है, हमें जो दिख रहा है, वो वास्तविक संसाधन है जिसके बारे में हम जानते हैं। और संभाव्य का मतलब है संभावित, जो भविष्य में काम में लिया जाएगा, ठीक है, जिसकी संभावना है, ठीक, वो संभाव्य संसाधन कहलाएगा। तो चलिए अपन पहले समझते हैं वास्तविक संसाधन के बारे में। तो देखिए इसमें लिखा है, वे संसाधन या वस्तुएं जिसकी संरचना या मात्रा हमें पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें मालूम है, तथा जिसका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, जो हम काम में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वे वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। अब ये आपको देखो इसमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा, जर्मनी जो है उसके अंदर कोयले की मात्रा काफी मात्रा में पाई जाती है, जो कि वास्तविक संसाधन है, कोयला वास्तव में है, ठीक है। कोयले की बड़ी बड़ी खानें होती हैं, खादान होती हैं। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल की मात्रा, पश्चिमी एशिया जो है उसके अंदर खनिज तेल काफी मात्रा में पाया जाता है, पेट्रोलियम जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह तैयार होता है। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा, ये वास्तव में महाराष्ट्र में काली मिट्टी खूब पाई जाती है। तो ये क्या है? वास्तविक संसाधन है, यानी कि मिट्टी भी एक संसाधन है, ठीक है, जो हमारे काम आती है। मिट्टी में फसल बो जाती है और फसल से अपन अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये वास्तविक संसाधन हो गए, ठीक है, जो वास्तव में है, मौजूद है। और दूसरा है इसका प्रकार संभाव्य संसाधन। संभाव्य यानी कि जिसकी संभावना है, जो मौजूद तो है प्रकृति में लेकिन अभी अपने काम नहीं आ रहा, ठीक है। वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते, यानी कि अपन को ये भी वास्तव में उनकी मात्रा भी पता नहीं है कि कितने मात्रा में है, तथा जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी अपन काम में नहीं ले रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, यानी कि उनका प्रयोग हम भविष्य में करेंगे, आगे समय में करेंगे, उनकी संभावना है, इसलिए नाम पड़ गया संभाव्य। वे वस्तुएं संभाव्य संसाधन कहलाती हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब इसके बारे में देखो, उदाहरण से समझ में आएगा ये भी। संभाव्य संसाधनों का प्रयोग वर्तमान में समय में न कर पाने का उदाहरण अपन देखें तो 20 वर्ष पहले तेजी से चलने वाली पवन चक्कियां एक संभावित संसाधन थी। यानी 20 साल पहले पवन चक्की को एक संभावित संसाधन माना गया था कि पवन चक्की इस प्रकार से हवा से घूमेगी और उससे विद्युत का उत्पादन होगा, बिजली बनेगी, ठीक है, वो एक संभावना थी। लेकिन वर्तमान समय में वो क्या है? पवन चक्की चल रही है, ठीक है, अपन ने उसको पूरा कर लिया। लेकिन आज के आधुनिक समय में हमारे देश में तकनीकी प्रगति हुई है और जिसके कारण हम पवन चक्कियों का प्रयोग आज हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 साल पहले तो क्या थी? संभावित संसाधन था, लेकिन वर्तमान में ये वास्तविक है, इसको अपन काम में ले रहे हैं। अब इस ये तो एग्जाम्पल से समझा अपन ने। इसी प्रकार से लद्दाख में पाया गया यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते चलिए। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, यूरेनियम जो है वो एक प्रकार की परमाणु है, ठीक है। यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है। ये संभावित संसाधन है जिसका प्रयोग हम आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम का परमाणु का प्रयोग अपन जो है परमाणु ऊर्जा के रूप में, विद्युत जो उत्पादन के रूप में, परमाणु भट्टियों के रूप में इसका यूरेनियम का प्रयोग अपन करते हैं। तो ये भी एक अपना संभावित संसाधन है, भविष्य में काम में आएगा। ये तो बात हुई पहले पॉइंट की, कौन सा? विकास एवं प्रयोग के आधार पर, ठीक है, 2 प्रकार पढ़ लिए। फिर अपन दूसरा पढ़ेंगे कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कैसे बांटा गया है। दूसरे प्रकार ये रहा, ठीक है, नंबर 2, यहां नंबर 2 लगा लीजिए आप। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिस प्रकार से अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि विकास के आधार पर 2 प्रकार थे, उसी प्रकार से उद्गम के आधार पर भी 2 प्रकार हैं, ठीक। तो देखते हैं अपन उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्रकार कौन कौन से हैं। पहला नंबर 1 है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। देखो जैव संसाधन का मतलब याद रखिएगा, जो सजीव है वो जैव हो जाएंगे और जो निर्जीव है वो अजैव हो जाएंगे। तो जैव संसाधन में अपन देखें कि सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीव जंतु है, यानी कि पेड़ पौधों को अपन काम में लेते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में, या जैसे पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं तो उनसे अपने कपड़े वगैरह बनते हैं, रस्सियां, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इस प्रकार से जो जीव जंतु वो अपने काम में आते हैं, पेड़ पौधे को अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और मनुष्य भी एक संसाधन है, ठीक है, मनुष्य भी काम में लेता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उनके नौकरी पे जो आदमी काम करते हैं, तो मनुष्य वहां पर क्या है? एक प्रकार का संसाधन है,
क्योंकि उन्हीं से उनकी कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। तो इस प्रकार से जैविक संसाधन हो गया। दूसरे हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन है जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, जो वस्तु निर्जीव है, जीवित नहीं है, वो अजैविक संसाधन है। उदाहरण के लिए वायु है, वायु निर्जीव है, ठीक है, अजैविक संसाधन है। मृदा, मिट्टी और प्रकाश, ठीक है, ये सब अजैविक संसाधन है। और तीसरा जो प्रकार तो अपने यहाँ पर था ये रहा, ठीक है, कौन सा, भंडारण या वितरण के आधार पर। तो भंडारण और वितरण के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। वितरण के आधार पर, यहाँ नंबर 3 लगा लीजिए, आप लिख लीजिए किताब में, के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। ये भी दो भाग है, यानी कि विकास के आधार पर भी दो भाग थे, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर दो थे, और भंडारण या वितरण के आधार पर भी दो हैं। सबके दो दो भाग आगे बांट दिए गए हैं। वितरण के आधार पर देखो, वितरण का मतलब है कहाँ कहाँ उपस्थित है। अगर वो सारी जगह उपस्थित है तो वो सर्वव्यापी कहलाएंगे, और कुछ जगह पर ही, कुछ स्थानों पर ही होते हैं, वो स्थानिक कहलाएंगे, ठीक है। सर्वव्यापक मतलब क्या, सारी जगह मौजूद, सर्व मतलब सारी जगह, ठीक है, हर स्थान पर मौजूद होता है, वो सर्वव्यापक कहलाता है। और स्थानिक का मतलब जो कुछ स्थानों पर ही है, कुछ जगह पर ही है, वो स्थानिक कहलाएगा। तो सर्वव्यापक व्यापक में देखा है जो वस्तुएं सभी जगह पाई जाती हैं तथा जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाती हैं। जैसे वायु है, वो सर्वव्यापक है, सारी जगह मौजूद है। इसी प्रकार से स्थानिक संसाधन में जो कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं, कुछ विशेष स्थान पर ही होते हैं, जैसे जो वस्तुएं कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा है, ठीक है, राजस्थान में जैसे अपने झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी स्थान में तांबा पाया जाता है। तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है। इसी प्रकार से अलवर में जो खोदरीबा है, वहां तांबा है, उसकी खान है, पाई जाती है, कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। लोहा ऐस्क है, वो भी कुछ स्थानों पर ही होता है। तो ये स्थानिक संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। तांबे को, लोहे को अपन काम में लेते हैं, ये धातुएं हैं जो अपने दैनिक जीवन में काम आती हैं, तो ये अपने लिए संसाधन है, यानी कि काम में आने वाली वस्तुएं संसाधन है। अब देखिए, मैंने जो चौथा प्रकार बताया था आपको कि संसाधन जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, चौथा प्रकार ये है, ठीक है, यहां नंबर 4 लिख सकते हो। प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि समझने के लिए हम इनको दो भागों में बांट देंगे। एक तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरे अनवीकरणीय संसाधन, ये भी दो प्रकार है इसके भी। तो नाम ही क्या, नवीकरणीय, नवी का मतलब नवीन, नया, ठीक है, जिसको अपन बार बार काम में ले सकते हैं, वो तो नवीकरणीय कहलाएगा। और अनवीकरणीय का मतलब जिसको अपन एक बार ही काम में ले सकते हैं, उसके बाद में उसको अपन काम में नहीं ले सकते दोबारा, वो अनवीकरणीय कहलाएगा, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन की। वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, जिनको दोबारा काम में ले सकते हैं, दोबारा उपयोग यानी कि प्रयोग का मतलब काम में लेना, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, वे वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो है वो असीमित है, असीमित का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, सौर ऊर्जा, भाई सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा, सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वो सौर ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा है। तो ये अपन को दिन के समय सूर्य जब उदय होता है, शाम तक अपन को सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को मिलती रहती है। वैसे तो पूरी पृथ्वी पे सूर्य सौर ऊर्जा 24 घंटे मिलती है। कैसे, जैसे अभी अपने यहाँ शाम हो गई, रात हो गई, परंतु जो पृथ्वी का जो पिछला हिस्सा है, जैसे अमेरिका है, वहां भी सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। पूरी पृथ्वी पर सूर्य जो है वो 24 घंटे अपन उसको देख सकते हैं। अलग अलग स्थानों पे उसकी स्थिति अलग अलग होती है। कुछ जगह जैसे यहाँ पर जहां सूर्य उदय हो रहा है, वहां कुछ स्थान पर पृथ्वी पे सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहीं दोपहर है तो कहीं रात है, कहीं दिन है, ठीक है, कहीं शाम है तो कहीं सवेरा है। पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। तो सूर्य का प्रकाश अपने लिए सौर ऊर्जा है, और ये दिन रात लगातार अपन इससे ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा, देखो बहती हवा को पवन कहते हैं। पवन ऐसे हिंदी में देखा जाए ना, तो हिंदी में पवन क्या है, पर्यायवाची शब्द है हवा का। हवा, वात, वायु, समीर, पवन, ये सब हिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो साइंस में, विज्ञान में अपन किसे कहते हैं, बहती हवा को पवन कहते हैं, ठीक है। अपने कमरे में हवा है, वो पवन नहीं कहलाएगी। जब वो तेजी से बहना शुरू कर देती है, ठीक है, तो वो पवन कहलाती है। बहुत तेजी से बहती है तो फिर वो आंधी या तूफान, चक्रवात का रूप ले लेती है, ठीक। तो जो पवन भी प्रकार की ऊर्जा है। पवन ऊर्जा को अपन कैसे काम में लेते हैं, पवन चक्की बना करके। वो पवन चक्कियां जब घूमती हैं तो उनके जनरेटर जुड़ा होता है, और जनरेटर से ऊर्जा बनती है, विद्युत, बिजली अपन बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के प्रकार हो गए। फिर अपन पढ़ेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय जिसको अपन दोबारा काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित है, यानी कि जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही है, एक दिन समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, तथा जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि वो दोबारा उनका निर्माण नहीं हो सकता, या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, यानी कि कई लाखों वर्ष लग जाएंगे उस चीज को बनने में।
वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, कोयले की बड़ी बड़ी खानें होती हैं जिसको पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, खान होती है, कोयले की खान है, ठीक है। अब ये कोयला कैसे बना है? लाखों करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी उथल पुथल होने के कारण, अब वो उथल पुथल किसी कारण से हो सकती है, कोई बड़ा भूकंप आया होगा, ठीक है, या फिर कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया होगा, जिसके कारण जो पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो मिट्टी में नीचे दब गए, और उनके दबने से कोयला बना, पेट्रोलियम बना, प्राकृतिक गैस बनी। ये जीव जंतु से बने हैं और जिनको अपन पृथ्वी से खोद करके निकालते हैं, ठीक है। कोयला है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोल प्लस ओलियम, दो शब्दों से बना है, यानी कि चट्टानों का तेल। चट्टानें नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनका तेल होता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ है चट्टानों का तेल, ठीक है। पेट्रो प्लस ओलियम, ऑयल यानी कि तेल, ओलियम नाम पड़ गया, और पेट्रो यानी कि चट्टान, चट्टानों का तेल, ठीक है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस जिसको अपन नेचुरल गैस कहते हैं, एनजी नेचुरल गैस, और जब प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर देंगे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कहते हैं, ठीक है, उसको सीएनजी कह देंगे अपन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस होती है वो भी प्रकृति में अपने आप बनी है, स्वतः बनी है। तो एक प्रकार से ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत अधिक समय लगा है, कई हजारों लाखों वर्ष लगे हैं, ठीक है। इनके भंडार सीमित है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करके, पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं तो उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है। और उसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन आदि पदार्थ, वेसलीन, कोलतार, कोलतार जिसको डामर कहते हैं, सड़क बनाने के काम आता है, ये सारे पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, पेट्रोलियम से ही तैयार किए जाते हैं, बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा समझी और प्राकृतिक संसाधन की जो प्रकार हैं, चार प्रकार हैं, वो अपने समझे। आगे लिखा है कि हम चाहे किसी भी संसाधन का लापरवाही से प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें संसाधन का प्रयोग अपन लापरवाही से करेंगे तो क्या होगा? वो नुकसानदायक होगा, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला पेट्रोल अपन ज्यादा जलाएंगे तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही काम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार और अधिक प्रयोग करने से जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर पेट्रोल, पेट्रोलियम के तेल के कुएं समाप्त हो गए, ठीक है, तो आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो मोटर गाड़ी पेट्रोल से नहीं चला पाएंगी। साधन उस समय या तो इलेक्ट्रिक वाले आ जाएंगे, बिजली वाले आ जाएंगे, या सोलर लाइट वाले आ जाएंगे, ठीक है, या हाइड्रोजन वाले आ जाएंगे। कुछ देशों में हाइड्रोजन वाली बसें हैं या जो वाहन है उनको चलाने के लिए प्रयोग भी किया जा रहा है, यानी कि जल के अणु को तोड़ करके उससे हाइड्रोजन अलग करना। जल का, वाटर का जो मोलिक्यूल है उसका सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो बहुत अधिक उसके लिए एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, उसको तोड़ करके जब अलग करते हैं तो हाइड्रोजन से ही अपन क्या कर सकते हैं, मोटर गाड़ियां आगे भविष्य में चलाई जाएंगी। या इलेक्ट्रिक वाली तो आजकल मार्केट में आ रखी हैं, स्कूटी वगैरह है, देखते हैं आप, बिजली से चार्ज होती हैं, या रिक्शे भी आते हैं, और ठीक है, छोटे रिक्शे जो बिजली से चलते हैं। या फिर किसी अभयारण्य वगैरह में आप जाते हो तो वहां जो थोड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, ठीक है, बिजली वाली, वो भी चलती हैं, उनसे जो चार्ज होती हैं और उनसे चलती हैं। तो इस प्रकार से हमें इन संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो में कल हम अपन पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए अपन इसको आज नहीं पढ़ रहे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लगभग आधे घंटे का टॉपिक है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से उनका उनका मेंटेनेंस करना चाहिए, रख रखाव रखना चाहिए, ठीक है, उसका प्रबंधन कैसे अपन को करना है वो अपन अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।